हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो मॉक टेस्ट सीरीज की जो इस प्लेलिस्ट है इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले मॉक टेस्ट पे कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको लेकर के आया हूं। अगर आपने हमारी मॉक टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वहां पे मॉक टेस्ट जो सीरीज का प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करें और हमारा नंबर जो है 6394484876, ठीक है ना, 6394487896, उस पर आप जो है अगर कॉल करते हैं या फिर उसको व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट वो फ्री में भी मिल जाएगा। मैं नंबर एक बार आपके सामने लिख दे रहा हूं। नंबर है 6394487896। इस नंबर पे आप कॉल करो या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको ये मॉक टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ये मॉक टेस्ट जो है आपको पीवाईक्यू देख करके ही बनाए गए हैं। अगर आपने पीवाईक्यू भी नहीं देखा है तो वहां की उसकी भी एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें हमने सॉल्यूशंस दिए हैं, उसके बाद उसके आंसर्स दिए हैं और बताया है कि कौन कौन से सेक्शंस जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप हमारी जो पीवाईक्यू की लिस्ट है उसको देख सकते हैं और उसके भी वीडियोस से आप अंदाजा लगा सकते हैं, फिर मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और करते हैं अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व, जो कि पेपर में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और वो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स। मतलब ये कह रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन से इंडियन स्टेट से पास नहीं होता। अब ये इसमें 3-4 सवाल हमें देखने को मिलते हैं, यानी अगर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में पास होता है तो एक तो यही होगा कि कौन से स्टेट से पास नहीं होता, एक ये है कि कितने स्टेट से पास होता है, क्या किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पास होता है कि नहीं होता है। तो ये सारे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे इस चीज से। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप इसको एक मैप से सॉल्व करें। तो मैं मैप आपके लिए ले करके आया हूं और मैप पे हम लोकेशन देख के ही इसको सॉल्व करेंगे। चलो तो अगर आप देखो तो ये 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है ये? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 हाफ में डिवाइड करता है। अब अगर आप स्केल से लेके बैठ जाएं तो जरूरी नहीं है कि आपको हाफ लगे, पर ऑलमोस्ट 2 हाफ में डिवाइड करता ही करता है। चलो तो पहले तो देखना है कि यहां नंबरिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट? तो इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया। एक क्वेश्चन यही आता है सीधा सीधा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है हमारा 8 स्टेट से इंडिया में। अब वो 8 स्टेट्स कौन से हैं? तो सबसे वेस्टर्न स्टेट हो गया हमारा गुजरात, फिर ये देखिए ये छोटा सा एरिया कहां का है, राजस्थान, फिर बीच में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लगा झारखंड, झारखंड से लगा वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट के केवल 2 स्टेट्स जो कि हैं त्रिपुरा और मिजोरम, ये 2 स्टेट्स जो हैं इनसे पास होता है। ये देखिए अगर मैं यहां डिलीट कर दूं तो ये रहा त्रिपुरा और ये रहा मिजोरम। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है 8 स्टेट से। एक बार वापस से पढ़ लेते हैं कौन कौन से स्टेट से बेटा। तो एक स्टेट है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को ही काट के क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़, तो क्या होगा छत्तीसगढ़। ऊपर साइड देखो छत्तीसगढ़ से लगा क्या है, झारखंड। ये याद रखना कि ओडिशा, ओडिशा से पास नहीं होता, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि ओडिशा का अगर आप लाइन देखो तो ये है ओडिशा, ये है क्या, ये वाला जो एरिया है ये है ओडिशा। और ये लाइन कहां से जा रही है, लाइन ये जा रही है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड से लगा क्या है, वेस्ट बंगाल, और यहां पे बांग्लादेश, फिर यहां पे क्या आएगा क्या नाम है, त्रिपुरा, फिर आएगा मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, पेडोमीटर
इज यूज टू मेजर क्या, ठीक है ना। पेडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? ए अर्थक्वेक, बी रेनफॉल, सी ओशन डेप्थ, डी साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर करो। पेडोमीटर से हम क्या चीज मेजर करते हैं? ठीक है, अर्थक्वेक्स, रेनफॉल, ओशन डेप्थ या फिर साउंड इंटेंसिटी। तो अर्थक्वेक हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल से कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। साउंड इंटेंसिटी क्या होता है हमारा? डेसिबल, भैया कितने डेसिबल का साउंड है। ओशन डेप्थ, अगर आप देखो तो इसका आंसर क्या है? सी ओशन डेप्थ। ये देखिए, ये शिप है, शिप जो है फेदोमीटर का यूज करते हुए रेस छोड़ती है, और जब वो टकरा करके आते हैं वापस तो उनसे पता चलता है कि उसकी डेप्थ कितनी है। ठीक है, तो जो वो रिफ्लेक्ट होकर आती है वापस, उससे समझ में आता है कि इसकी डेप्थ कितनी है, और ये डेप्थ कैलकुलेट हो जाती है। चलिए, तो ओशन किसके लिए है आपका फेदोमीटर? ओशन की डेप्थ नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। अब दो हमारे पास चीजें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो लेटी हुई है वही क्या बन गई? लैटिट्यूड। याद रखने का आपको बड़ा अच्छा तरीका, जो लेटी हुई वो क्या है? लेटीट्यूड, ठीक है ना। और जो वर्टिकल है वो क्या हो गई आपकी? लॉन्गिट्यूड। एक भी याद रहेगी तो, दो में से एक भी याद है तो अपने आप दूसरा वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्लियर है? चलिए, अब वो ये कह रहा है विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। अभी जस्ट हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया और देखा कि 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, वो इंडिया को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल हाफ्स में, है ना, ऑलमोस्ट दो इक्वल हाफ्स में। तो मिडिल ऑफ इंडिया का क्या मतलब हो गया? मिडिल ऑफ समथिंग मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये याद रखना, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब हमें यह तो पता है कि हाइड्रोजन बम कैसा होता है, इट्स अ न्यूक्लियर बम। क्या होता है? ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। अब न्यूक्लियर के अंदर दो रिएक्शंस होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, फिजन और फ्यूजन। अब सर ये फिजन क्या होता है और फ्यूजन क्या होता है? एक चीज को बड़ी आसानी से समझते हैं। ठीक है, अगर एक मतलब एलिमेंट दो में टूटता है, ठीक है ना, इसका मतलब वो फिजन कर रहा है। अगर आपको फिजन समझ में याद नहीं आ रहा है तो आप फ्यूजन याद करिए। फ्यूजन का मतलब होता है किसी दो चीजों का जुड़ना, ठीक है, फ्यूज करना। ठीक है ना, अब बायो में भी पढ़ते हैं आप। फ्यूजन का मतलब होता है किसी दो चीजों का जुड़ना, यानी अगर दो एटम मिलकर एक कोई सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहेगा? ये फ्यूजन रिएक्शन है। ठीक है, जैसे आपका सन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन पे कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अब देखो, सन पे दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पर आप समझो, दो हाइड्रोजन एटम बनके क्या बनाते हैं? एक नया हीलियम। और इस प्रोसेस के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना, इस प्रोसेस में काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो दो एटम का मिलना यानी दो एटम का फ्यूज होना, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी सन के ऊपर? सन के ऊपर हो जाएगी न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब अगर एक मॉलिक्यूल टूट के अलग अलग हो जाता है और फैलते चले जाता है तो वो क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन बम का जो प्रिंसिपल है, हाइड्रोजन बम का जो प्रिंसिपल है,
ठीक है, चलिए हाइड्रोजन बम का जो प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है, वो उसी पे काम करता है जिस पे आपकी सन की रिएक्शन होती है, और वो कौन सा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना, इसी पे ये काम करता है और इसी से एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एटम बॉम्ब जो है, एटम बॉम्ब जो है, अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी रॉबर्ट ओपेनहाइमर करके, ठीक है, एटम बॉम्ब जो है वो किस पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन के ऊपर, न्यूक्लियर फिजन के ऊपर। मतलब यहां मॉलिक्यूल टूटता है, और फ्यूजन का मतलब जब दो मॉलिक्यूल, दो एटम मिलकर के कोई नया एलिमेंट बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट, हु प्रपोज द प्रिएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के सामने किसने प्रिएम्बल को प्रपोज किया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। अक्सर अगर आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आंसर्स क्या मार देंगे, बी आर अंबेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुना, ऑप्शन देखा, क्या बन गया, बी आर अंबेडकर। पर बी आर अंबेडकर इज द रॉन्ग आंसर। ये सही जवाब क्या है, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे जाके क्या बना, प्रिएम्बल। अब प्रिएम्बल है क्या, तो प्रिएम्बल क्या है, प्रस्तावना। आप किसी भी बुक को पहले जब नई बुक को स्टार्ट करते हैं तो बुक के आगे एक प्रीफेस लिखा रहता है जो बताता है कि ऑथर जो है बुक के बारे में क्या कहता है, और ये बुक पढ़ने से आपको क्या चीजें मिलेंगी, क्या चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, वैसे ही प्रिएम्बल जो है वो ये कहता है कि कंट्री में हम क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कंट्री का गोल क्या है हमारा। तो उस चीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको कहां मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी हमारे प्रिएम्बल के अंदर। जैसे हम इक्वालिटी लाना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी लाना चाहते हैं, इंटीग्रिटी लाना चाहते हैं। तो कंट्री का गोल कहां डिफाइंड है, कि स्टेट को जाना कहां पे है, तो स्टेट इज डिफाइंड इन दी प्रिएम्बल। ठीक है ना, तो और प्रिएम्बल किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। बी आर अंबेडकर जो भी मार्क करेगा वो गलत आंसर है। जल्दी जल्दी में कॉन्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम आंसर क्या लगते हैं, कि बी आर अंबेडकर ही होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया के अंदर, सुंदरबन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, या पन्ना नेशनल पार्क। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कौन से पार्क कौन सी स्टेट के अंदर है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है। दूसरा ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका सी, हेमिस नेशनल पार्क। सर हेमिस नेशनल पार्क है कौन से स्टेट के अंदर, तो अब ये स्टेट नहीं, यूटी के अंदर है, और वो है आपका लद्दाख। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क कहां है, एमपी। पन्ना एक ऐसी साइट है जहां से डायमंड भी मिलता है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, काजीरंगा आसाम, फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनो, वन हॉर्न्ड राइनोसरस के लिए भी क्या है ये, काजीरंगा काफी ज्यादा फेमस। चलिए ध्यान रखिए, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी उस क्वेरी को दूर करेंगे। या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर 6394487896। इस नंबर पे हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करके मैसेज करें। ये मॉक भी आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही हो कि सर हम एकदम बिगिनर हैं, हम कहां से स्टार्ट करें, क्या हमारा सीयूटी क्लियर हो पाएगा, या हम कैसे स्ट्रेटजी अपनी बनाएं। तो कैसा भी डाउट है तो उस डाउट को सॉल्व करने के लिए हम लोग आपके सामने हैं। आप इस नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें, हम आपको इसका रिस्पॉन्स देंगे, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप ये मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ईयर डिड द बर्लिन वॉल फॉल सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है ना, किस ईयर में बर्लिन वॉल जो है, बर्लिन वॉल वैसे तो है कहां पर, तो बर्लिन वॉल इज इन जर्मनी। तो जर्मनी में बर्लिन वॉल क्या करती थी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी इनको अलग करती थी। ईस्ट मतलब जर्मनी का दो पार्ट हो गया था। अगर आप ये देखिए, अगर आपकी जर्मनी है, ठीक है, तो जर्मनी का दो पार्ट था, ये बर्लिन वॉल है। तो ये हो गई ईस्ट जर्मनी, ये हो गई वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए, या फिर आप यूरोपियन कह सकते हैं।
ठीक है ना, और ईस्ट जर्मनी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया। तो एक कंट्री का, एक ही कंट्री के अंदर दो अलग अलग पार्ट थे और दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी से चल रहे थे। ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, ये आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी जो आगे चल के सोशलिस्ट बन गई। ठीक है, तो एक ही कंट्री के दो पार्ट थे, डिवीजन था। फिर एक बार ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब इन दोनों जगह के रहने वाले लोगों ने डिसाइड किया कि हमें अलग अलग नहीं रहना है, और उन्होंने वो बर्लिन वॉल को गिरा दिया। और ऐसा हुआ था 1989 में, और 1989 में क्या हुआ था, हमारा बर्लिन वॉल गिरा, जिसका मतलब था कोल्ड वॉर लगभग खत्म हो गया। अब कोल्ड वॉर क्या है, तो कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंट्रीज जो हैं दो ब्लॉक बन चुके थे, एक लेड बाय यूएसए और एक लेड बाय यूएसएसआर, और दोनों को एक लॉजिक पता था विच वॉज नोन एज लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस, अब ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है, मतलब अगर यूएसएसआर ने यूएसए पे अटैक किया तो यूएसए को तो नुकसान होगा ही होगा, पर यूएसए जब रिटेलिएट करेगा तो उतना ही नुकसान यूएसएसआर को भी होगा। तो ये होता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस कि सामने वाले पे हम अटैक तो कर सकते हैं, पर सामने वाले ने जब हमें पे अटैक कर दिया तो हमें भी उतना ही नुकसान हो सकता है। ऐसे बड़े जब कंट्रीज आपस में लड़ती हैं तो इसमें कोई जीतता नहीं है, ठीक है ना, जो जीतता हुआ दिखता भी है उसको बहुत लॉस होता है और वो हार जाता है। ठीक है, तो ये कभी भी वॉर हॉट वॉर नहीं बनी, क्योंकि दोनों को पता था कि एक दूसरे पर अटैक करने के बावजूद बहुत सारी चीजें हम लोगों की, अगर जीत भी गए तो भी बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बर्लिन वॉल का गिरना रशिया की कंडीशन को जो था डिटेरिएट करने का जो सिंबल था वो भी दिखाता है, और यहीं से 1991 में यूएसएसआर ब्रेक हो गया। 1991 में यूएसएसआर ब्रेक होके सिर्फ क्या हो गया, रशिया और उसके ब्लॉक्स अलग हो गए, और वहीं से कोल्ड वॉर भी एंड हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एक्रोनिम UNFCCC स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड न्यू, आप देखो यूएन जब भी दिखता है तो हमें ये समझ में आता है कि ये यूनाइटेड नेशन ही होगा, और यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड न्यू, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। ठीक है ना, अगला अच्छा ये देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस फंड एंड कन्वेंशन फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग क्लाइमेट चेंज। कॉन्ट्रैक्टिंग टर्म देखो अजीब सा लग रहा है, क्लाइमेट चेंज क्या कोई चीज है क्या जिसको हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें उससे क्या करना है, क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ना है। ठीक है, अब इसको अगर देखो तो यहाँ पे 4 सी आ गए, कन्वेंशन, कॉन्ट्रैक्टिंग, क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, अब कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज होता तो भी कोई बात थी, पर यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग क्लाइमेट चेंज, तो ये जवाब भी क्या है, गलत। सही जवाब क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके लिए यूएन का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम अलग अलग स्टेप्स उठा रहे हैं, और उसकी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस को, इमिशन को हम कम करने की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेबी वॉज सेटअप इन, पहले तो सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सर ये किस मार्केट से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपके शेयर मार्केट से, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। जो मार्केट पूरा होता है वो कौन देखता है, सेबी, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट या कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। तो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड सारी चीजों को कौन देखता है, सेबी। तो सेबी बना था आपका 1992 में, एक स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब एक कानूनी बॉडी बना दी गई थी और उसको कुछ पावर्स दी गई थी। तो 1992 इज द करेक्ट आंसर, और इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 30 अप्रैल, 14 फरवरी, 28 फरवरी, 23 मार्च। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारा 28 फरवरी। ठीक है ना, 28 फरवरी सही जवाब है। 14 फरवरी जितने भी लोग नहीं जानते हैं वो भी जानते हैं कि 14 फरवरी को क्या हुआ था, तो 14 फरवरी को दिमाग से निकालना है और 18 फरवरी को दिमाग में डालना है। पर 14 फरवरी में एक ऐसी भी चीज हुई थी जिसको आपको नहीं निकालना चाहिए, वो चीज बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी ऐसी चीज है जो 14 फरवरी को हुई थी जो आपको नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए हमारे चैनल पे।
नेशनल साइंस डे कब हम मनाते हैं? तो नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं 28th ऑफ एवरी ईयर। दिस डे कमेमोरेट्स द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय द इंडियन फिजिसिस्ट सर सीवी रमन ऑन फरवरी 28, 1928 फॉर विच ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आता है कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज किस साल मिला? तो सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला है इन 1930 और उनका जो खोज था वो क्या था? रमन इफेक्ट। इसीलिए सर सीवी रमन की खोज के लिए हम लोग 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट मॉक पेपर के क्वेश्चंस थे जो कि पेपर के हिसाब से या फिर हमारे अपकमिंग जो एग्जाम सीयूटी का होने वाला है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपको मॉक से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे, जीटी के पेपर में कैसे आएंगे, आपको मतलब बहुत ज्यादा सर्च चलता रहता है कि सर कहीं से पेपर मिल जाए, हमसे भी 10 लोग पूछते हैं। तो भाई हमारा तो सीधा सीधा जवाब है, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन और समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आपको जीटी की प्रिपरेशन करनी है, व्हाट आर ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्शंस दैट यू शुड फोकस ऑन, कैसे अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, किन क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6394487896 पर। हम आपसे एक कॉल दूर हैं और इसी पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।